ये आज हमारा वीडियो क्लास का मेरा पहला लेक्चर है जो मैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में मेरे को जो अलॉट किया गया है सेक्शन 172 एंड सेक्शन 173 उस पर आज आपको जानकारी देना चाहता हूं। इस जानकारी को देने से पहले मैं आपको कुछ सेक्शंस जो पीछे के हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे उनके बारे में बताना चाहूंगा कि सेक्शन 57 ये कहता है कि सरकार की जितनी भी जो भी भूमियां हैं वो सब समस्त किसकी भूमियां हैं, सरकार की भूमियां हैं। और उस सरकार की भूमि होने के कारण सरकार को कुछ ना कुछ हमको राजस्व देना होगा और ये राजस्व उन भूमियों का प्रयोजन किस प्रयोजन के लिए उपयोग में ला रहे हैं उसके तहत दिया जाता है, जिसको सेक्शन 59 में बताया गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर फार्म हाउस के लिए यूज कर रहे हैं तो अलग होना, घर में रहने के लिए निवास स्थान के लिए यूज कर रहे हैं तो कुछ अलग वो देना होगा। यदि कोई कमर्शियल पर्पस के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, खनन के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, या नया कुछ अमेंडमेंट आया है 2011 में जिसके अंतर्गत जैसे हम कॉलोनीज बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए और कोई चिकित्सीय सुविधाओं के लिए अगर ऐसा कुछ देना होगा तो उसके लिए अलग अलग चीजों का देना या उसके लिए अलग अलग हमको राजस्व देना होता है। इसी के तहत हमको 172 सेक्शन में व्यपवर्तन या डायवर्सन पढ़ने की जरूरत है। डायवर्सन है क्या, इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि यदि किसी भूमि को हम किसी खास पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उस पर्पस को छोड़ के किसी और पर्पस के लिए यूज करेंगे अदर देन एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कृषि के कार्यों को छोड़ के बाकी किसी और कार्य के लिए यूज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, भूमि का व्यपवर्तन कराना पड़ेगा यानी डायवर्सन कराना पड़ेगा। अब डायवर्सन की प्रक्रिया क्या होगी वह सेक्शन 172 में बताया गया है और ये क्या पूरे जगह लागू होगा, इसके लिए सेक्शन 1 के ही 1, 2, 3 भाग में बताया गया है कि यदि कोई भूमि पहला क्या कि वो नगर क्षेत्र में पड़ता हो या नगर क्षेत्र की सीमाओं के 5 मील की त्रिज्या के भीतर पड़ता हो, मैंने यदि वो अर्बन एरिया में पड़े, चूंकि मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बताऊंगा तो मुझे बीच बीच में वो शब्द भी बताने पड़ेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो अर्बन एरिया में पड़ता हो या अर्बन एरिया के लिमिट्स के विदिन 5 मील्स के एरिया में पड़ता हो वो, या दूसरा यदि किसी गांव की आबादी गत जो हम सेंसस हुआ है या जनगणना हुई है उसमें 2000 या 2000 से अधिक है, या ऐसा कोई क्षेत्र जो इन क्षेत्रों से अलग हो और राज्य सरकार उसको अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे कि इन क्षेत्रों पे ये लागू होगा तो वहां पर व्यपवर्तन कराए बिना उसका उपयोग करना उचित नहीं होगा। और इसकी प्रक्रिया क्या होगी अब ये करना है। तो यदि कोई भूमि स्वामी जो किसी भूमि को किसी खास प्रयोजन के लिए धारण करता है और उस भूमि का या उसके किसी भाग को किसी कृषि से अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसे भूमि को व्यपवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास एक आवेदन देगा, परमिशन के लिए, अनुज्ञा वर्ड है, परमिशन के लिए आवेदन देगा और वो आवेदन जो सक्षम प्राधिकारी को देगा वो आवेदन और सक्षम अधिकारी उस आवेदन का या तो परमिशन देगा या परमिशन देने से रिजेक्ट करेगा। और वो कैसे रिजेक्ट करेगा, वो इस धारा के या इस संहिता के उपबंधों के अधीन होते हुए भी वो उसको रिजेक्ट कर सकता है ना। अब मान लीजिए उसके परंतु क्या करेगा, यदि कोई व्यक्ति आवेदन देता है या भूमि स्वामी आवेदन देता है कि मेरे को डायवर्सन ऑफ लैंड करवाना है और 3 महीने के अंदर या तो वो उसकी अवहेलना करेगा या चूक करता है तो फिर उस आदमी को या उस भूस्वामी को फिर से उसको लिखित में उसको संसूचित करना पड़ता है कि भाई आपने ये 3 महीना हो गया है और आपने ऐसा कोई रिजेक्शन या उसकी अनुज्ञा मुझे संसूचित नहीं किए हैं। यदि ऐसा कुछ करता है वो, तब उसकी संसूचना के बाद और 6 महीना तक अगर वो परमिशन ऐसा कुछ नहीं देता है तो ये मान लिया जाता है कि वह बिना किसी शर्तों के या बिना किसी रुकावट के उसको वह मिल गया है और ऐसे में ये मान लिया जाता है कि व्यपवर्तन हो गया है। परंतु यदि कोई भूमि जो विकास योजना के अंतर्गत आरक्षित है और उसका उपयोग भूमि स्वामी किसी कृषि के लिए कर रहा है और
वह चाहता है कि अब उसका प्रयोजन उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए वह आरक्षित की गई थी विकास योजना में वो करना चाहता हो, या कोई ऐसी भूमि जिस पर कृषि कर रहा हो और वह उस विकास योजना के अंतर्गत आरक्षित क्षेत्र से भिन्न हो, वहां कोई औद्योगिक प्रयोजन करना चाहता है, तो उसके लिए उसको अनुज्ञा लेने की जरूरत नहीं होगी, परंतु वह क्या करेगा, केवल इसकी लिखित सूचना सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर हम चलते हैं, परंतु यदि औद्योगिक क्षेत्र में वो क्या कहता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो 3 वर्ष के अंदर उसको उसका उत्पादन शुरू कर लेना होगा, और अगर लार्ज इंडस्ट्री है तो 5 वर्ष के अंतर्गत उसको उसका स्थापित करके उत्पादन शुरू कर लेना होगा। यदि ऐसा करने से वह विफल होगा तो ऐसी अनुज्ञा स्वमेव शून्यवत हो जाएगी। बंद कर। यदि राज्य सरकार चाहे तो इंडस्ट्रीज के लिए जो नियत समय है, जैसे स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम औद्योगिक उत्पादनों के लिए 3 साल और मेजर इंडस्ट्रीज के लिए 5 साल का है, उसकी लिखित विशिष्ट कारण में लिखित रूप से उस समय को बढ़ा सकती है। इसके अलावा और एक बात आती है, यदि सक्षम प्राधिकारी किसी इल्लीगल कॉलोनी को नियमितकरण करना चाहता है, तो और वो भूमि जिसका व्यपवर्तन नहीं हुआ है वह ऑलरेडी व्यपवर्तित हो गई है ऐसा मान लिया जाएगा, और उसका जो राजस्व का निर्धारण है या प्रीमियम है वो व्यपवर्तित भूमि के अनुसार या उस प्रयोजन के अनुसार उससे देय होगी। यहां स्पष्टीकरण एक चीज आता है कि सक्षम प्राधिकारी है कौन, तो नगर पालिक अधिनियम, नगर पालिक अधिनियम 1961 के अनुसार या नगर पालिक निगम 1956 के अनुसार, नगर पालिक कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन टर्म एंड कंडीशन 1998 के अनुसार वो जो बताया गया है कि कौन वो सक्षम अधिकारी होगा, उसे सक्षम अधिकारी बोल देंगे। अनुज्ञा देने वाला जो सक्षम अधिकारी है व्यपवर्तित करने के लिए कुछ आधारों पर उसकी अनुज्ञा देने से इनकार कर सकता है। वो अनुज्ञा इनकार अगर वो करना चाहता है तो केवल उन्हीं आधारों पे जो इस धारा के अनुसार या इस संहिता में दिए गए नियमों के अनुसार कर सकेगा। जब कोई व्यक्ति वो किन परिस्थितियों में करेगा, जब वह लोक न्यूसेंस या पब्लिक न्यूसेंस की बात करने में हो, या जो व्यपवर्तित करने के लिए जो शर्तें डाला गया है उन शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहता है या पालन करने की इच्छा नहीं रखता है। सक्षम अधिकारी अगर सक्षम अधिकारी किन शर्तों पे व्यपवर्तन का आदेश देगा ये सब सेक्शन 3 में बताया गया है, और ये केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए जिसमें लोक न्यूसेंस, जो लोगों को जो न होता हो, ऐसे उद्देश्य होंगे जिसमें लोगों को सुविधा, लोगों की सुरक्षा एवं लोगों की व्यपवर्तन के संबंध में जो शर्तें हैं उनका उद्देश्य केवल पब्लिक सुरक्षा, पब्लिक स्वास्थ्य और पब्लिक की सुविधाओं के लिए किया जाना चाहिए। यदि इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसी भूमि है जिस पर निर्माण या वो किया जा रहा है, निर्माण स्थल है या स्थल का निर्माण किया जा रहा है, तो उसको इस अधिरोपित शर्तों के अलावा कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसमें उस भूमि का विमा, जिसको डायमेंशन कहते हैं, या उस भूमि की अरेंजमेंट जो उसको विन्यास कहते हैं, या उसकी एक्सेसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं उस तक की पहुंच, जो दखलदार की पहुंच उस तक हो, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए, स्वास्थ्य एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, और उस जमीन पर उसकी पहुंच बनाने के लिए और उस लोकेलिटी की पहुंच बनाने के लिए, यानी उस जो लोकेलिटी के है उसकी पहुंच बनाने के लिए ऐसी शर्तें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा और कोई शर्त इस पर नहीं लगाया जा सकता है। जहां तक हम सबसेक्शन 4 की बात करें, वहां पर यदि कोई भूमि स्वामी के अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति, चाहे भूमि स्वामी की सम्मति से या उसकी सम्मति के बिना,
बिना व्यपवर्तन के आवेदन का कोई व्यपवर्तन किया है तो और इसकी सूचना सक्षम अधिकारी को मिल जाती है, तो सक्षम अधिकारी उस व्यक्ति पर जो कि ऐसे व्यपवर्तन के लिए जिम्मेदार है 1000 रुपए से अनधिक राशि का शास्ति उस पर लगा सकता है। और उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति उसके लिए सब सेक्शन 1 के अनुसार या उपधारा 1 के अनुसार व्यपवर्तन के लिए अनुज्ञा के लिए उसने आवेदन किया है और उस तरह से कार्यवाही की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति जो पूर्वगामी धाराओं में जो शर्त दी गई हैं उन शर्तों का या जो आदेश दिए गए हैं उन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को इसकी सूचना होने पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है उससे 1000 रुपया अनधिक मतलब मैक्सिमम 1000 रुपया या अनधिक 1000 रुपया तक की शास्ति, और उसके अलावा यदि वह कंटिन्यूअस होता है यानी वह चलता ही रहता है ऐसा उल्लंघन, तब उस पर प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए की अतिरिक्त शास्ति भी लगाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यपवर्तन करके कुछ उल्लंघन किया है और उस पर उस भूमि पर कोई स्ट्रक्चर लगा लिया है या कोई संरचना निर्मित किया है या कोई चीज उत्खत किया है यानी कुछ डिगिंग किया है, गड्ढा खोदा है, उसके लिए ये जो सक्षम अधिकारी है ऐसा आदेश दे सकता है कि आप सूचना मिलने के साथ कुछ निश्चित समय हो जो कि हम कह सकें कि युक्ति युक्त समय हो, ऐसे समय के अंदर आप उस संरचना को हटा लें या जो उत्खात किए हैं या जो खोद के रखे हैं उसको भर लें या ऐसा उपाय करें ताकि उस भूमि का जो मूल उद्देश्य है उस पर उसका कार्य किया जा सके। यदि व्यक्ति वैसा नहीं करता है तो उस पर 1000 रुपया का आर्थिक दंड या शास्ति दिया जा सकता है, और यदि यह कंटिन्यूअस रहे तो 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा सकता है। सेक्शन 6 ये कहता है कि यदि यह कंटिन्यूअस रहता है और नहीं करता है, नोटिस देने के बाद भी, सूचना देने के बाद भी यदि वह व्यक्ति जो उसका उल्लंघन करता है वो नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी स्वयं या किसी के द्वारा वह उपायों को कर सकता है। और वो जो जैसे मैंने कहा कि संरचना हटाने का वो बात हो तो संरचना को हटा सकता है, या जो उत्खात किया गया है या कुछ खोदा गया है उसको भरपाई करेगा, या ऐसा उपाय जिसके बारे में मैं कह रहा था कि उसको उस मूल प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सके, ऐसे उपाय करने के लिए जो भी करना होगा स्वयं करेगा या किसी से करवा सकेगा। और इससे उपगत खर्चे यानी ऐसा करवाने में जो खर्च हो रहा है उसको उस व्यक्ति से जो उसके लिए जिम्मेदार है राजस्व के तरफ से राजस्व वसूल करने की तरह से, जैसे कि ये राजस्व हो ऐसा वसूली कर सकता है। ठीक है। सबसेक्शन 6A रिपील कर दिया गया था 2013 में। इसके अलावा हमको यहाँ 2 एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा, एक डाइवर्सन है क्या या हम कहें व्यपवर्तन है क्या। तो सेक्शन 59 जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको कि सेक्शन 59 में राजस्व का निर्धारण किस प्रयोजन में किया जा रहा है उसके अनुसार किया जाता है। यदि उस प्रयोजन से जो सेक्शन 59 में किया गया है उस प्रयोजन के अलावा अगर किसी और प्रयोजन में किया जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो उसका डायवर्सन है। लेकिन यदि किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में किया या 59 में हमने निर्धारण किया है और उसका कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है तो यह व्यपवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। इसी तरह सेक्शन एक्सप्लेनेशन 2 में डेवलपमेंट प्लान या विकास योजना के बारे में बताया गया है, जो नगर तथा ग्राम निवेश के अंतर्गत जो 1973 की धारा है उसके अंतर्गत बताया गया है कि डेवलपमेंट प्लान क्या है या विकास योजना क्या है। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन 173 जो त्यजन या रिलिंक्विशमेंट के बारे में बताया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्या कहता है या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम ये जानना चाहें सबसे पहले, या ये जानना कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि को जिसको वो यूज नहीं करना चाहता है या यूज नहीं कर रहा है और वो चाहता है कि मैं उसको यूज ना करूं और उसका राजस्व देने की जरूरत ना पड़े, तो वो अपने अधिकारों का त्यजन
शासन की ओर कर सकता है, वो एक सेक्शन 173 में बताया गया है। यदि कोई भूमि